मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार पुनः आप लोगों का मुन्नीलाल रामविलास इंटर कॉलेज के इस यूट्यूब वीडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। जिस प्रकार से हिंदी में आप लोग अलंकार पढ़ते हैं उसी प्रकार से आज आप लोग अंग्रेजी में अलंकार पढ़ेंगे जिसको फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच है इसको आप समझें, हिंदी में अलंकार आप पढ़े होंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी जो पोयम होता है या प्रोज होता है उसमें भी अलंकार का प्रयोग किया जाता है। आप अपनी बोलचाल में भी अलंकार का प्रयोग करते हैं। अपनी बातों को सीधा सीधा न करके उसको वजनी बनाने के लिए आप उसको अच्छे ढंग से अच्छे शब्द उसमें पिरोते हैं, तब जाके सामने वाले को कहते हैं, जिससे सामने वाला प्रभावित होता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे वक्ताओं को, कुछ लोग अगर बोलने लगे मंच पे तो उनको बहुत कम लोग ध्यान से सुनते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर वो बोलते हैं अपने शब्दों का बाण ऐसा चलाते हैं, ऐसा उसको पिरोते हैं उसमें तमाम चीजें, जिससे लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और सुनते रहते हैं, उबते नहीं हैं। लेकिन वही कुछ लोग हैं कि थोड़ी देर में ही सामने वाले से उब जाते हैं। तो ये सब फिगर ऑफ स्पीच का कमाल है। जिस प्रकार से हम आप साज सज्जा करते हैं कहीं जाने के लिए, कहीं फंक्शन में जाने के लिए, शादी विवाह में जाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे आभूषण धारण करते हैं, तो इसी प्रकार से ये जो आपके फिगर ऑफ स्पीच है, यही जो है इन जो है गद्य में और पद्य में भी उसको अलंकृत करते हैं, उसको आभूषण प्रदान करते हैं और उस वाक्य को और अधिक स्ट्रांग बनाते हैं, इंप्रेसिव बनाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें पहला हम आपको बताना चाहेंगे, पहला है सिमिली। सिमिली है, बच्चे भूल से कभी कभी इसको स्माइल पढ़ देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये स्माइल नहीं है, ये क्या है, सिमिली है, जिसको हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। जिसको हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। इसमें इसकी पहचान होती है वाक्य में एज, लाइक, सो। एज भी आ जाता है, अगर वाक्य में एज आ जाए तो समझ लीजिए सिमिली है, अगर वाक्य में लाइक शब्द आ जाए तो समझ लीजिए सिमिली है, और रेयर केस में कभी कभी सो भी इसमें आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सिमिली ये जो होता है, दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन होता है और दोनों वस्तुएं अलग अलग होती हैं। दो वस्तुओं के बीच में क्या होता है, कंपैरिजन। कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स आर इवेंट। सिमिली एक्सप्रेसेस द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स आर इवेंट बट बोथ आर अनलाइक। इसका मतलब यह हुआ कि सिमिली जो है दो असमान वस्तुओं के बीच या दो असमान घटनाओं के बीच तुलना इसमें किया जाता है, और उस तुलना के लिए, उस समानता के लिए इसमें जो है एज, लाइक और सो, इन तीन वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बता दें, आफ्टर द एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स फेल्ट एज लाइट एज फीदर। आफ्टर द एग्जामिनेशन, परीक्षा के बाद, द स्टूडेंट्स फेल्ट, विद्यार्थियों ने महसूस किया, एज लाइट, इतना हल्का, एज फीदर, जितना पंख। यानी कि स्टूडेंट्स की तुलना फीदर से कर दी गई। स्टूडेंट्स की तुलना किससे कर दी गई, फीदर से कर दी गई। एज शब्द का यूज हुआ है, इसलिए यह क्या हो गया, सिमिली हुआ। दोनों असमान है, स्टूडेंट्स इधर है, फीदर है, दोनों अनलाइक है, दोनों जो है अलग अलग है, डिफरेंट है।
दूसरा एग्जाम्पल आपको दें, द यंग तैमूर इज एज क्यूट एज कीटेन। द यंग तैमूर, तैमूर आप लोगों को पता ही होगा किसका नाम है, ये सैफ अली खां के कौन है, साहबजादे हैं। तो करेक्ट, द यंग तैमूर इज एज क्यूट एज कीटेन। कीटेन मीन्स होता है बिल्ली का बच्चा। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जानते ही होंगे कि बिल्ली का बच्चा जो होता है बड़ा ही सुंदर होता है। यहां तुलना तैमूर की किससे की गई है, कीटेन से, और दोनों देखिए अलग अलग हैं। और देखिए यहां एज शब्द आया है, एज शब्द आया है, तो सिमिली का एक सिंपल सा पहचान एज लाइक सो भी है। और दूसरा चीज यहां से आप देखेंगे कि तैमूर की तुलना कीटेन से की गई है। दोनों डिफरेंट थिंग है, दोनों डिफरेंट है, अलग अलग हैं, इसलिए यहां क्या हो गया, सिमिली हो गया। तीसरा आप देखेंगे, मोहन इज एज टाल एज कुतुब मीनार। मोहन इतना लंबा है जितना कि कुतुब मीनार, यानी कि मोहन की तुलना कुतुब मीनार से की गई है। तो यहां भी क्या हो गया, एज शब्द आया है और मोहन की तुलना कुतुब मीनार से, दोनों डिफरेंट थिंग है, इसलिए क्या हो गया, सिमिली हो गया। आइए अगले पे चलते हैं जो मेटाफर है। मेटाफर भी सिमिली, मेटाफर में सिमिली छुपा हुआ होता है। जैसे यहां कह दिया जाए सिमिली में कि राम शेर के समान है, राम शेर के समान है, तो आप कहेंगे कि ये सिमिली है। लेकिन अगर कह दिया जाए राम शेर है, राम को शेर ही बना दिया जाए, तो तुरंत क्या हो जाता है, मेटाफर हो जाता है। अगर कह दिया जाए राम शेर के समान है, तो हो गया क्या, सिमिली। अगर कह दिया जाए राम शेर है, तो वो हो गया क्या, रूपक। दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि आप सिमिली में से एज लाइक और सो हटा देंगे तो तुरंत मेटाफर हो जाएगा, और मेटाफर में अगर एज लाइक सो जोड़ देंगे तो सिमिली हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां देखें आप, यहां सीधे बात कही जाती है, उसको जो है जैसे कह दिया गया, योर फादर हैज ए हार्ट ऑफ गोल्ड। तुम्हारे पिता का दिल सोने का है, तुम्हारे पिता का दिल सोने का है। तो सोने का तो दिल किसी का होता नहीं है, नहीं तो लोग जी नहीं पाते। तो इसलिए यहां कहा गया योर फादर हैज ए हार्ट ऑफ गोल्ड, तुम्हारे पिता का दिल सोने का है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां ये बताया गया है, थोपा गया है कि उनका दिल जो है सोने का है। इसका मतलब वो बहुत कैसे हैं, संपन्न हैं, बड़े ही अच्छे हैं, अच्छे हृदय वाले हैं। तो यहां सीधे कह दिया गया, या इसको अगर इसमें जोड़ना चाहिए तो योर फादर हैज, इसको अगर जोड़े आप तो इसमें एज भी, एज वगैरह जोड़ करके भी इसको क्या बना सकते हैं, एज अगर जोड़ देंगे लाइक तो कह देंगे सिमिली इसको। अगला है दिस क्लास इज ए जू। दिस क्लास इज ए जू। टीचर के क्लास में बच्चे शोर कर रहे थे और अध्यापक ने पहुंचते ही क्या कह दिया कि यह कक्षा या यह वर्ग चिड़ियाघर है। तो कोई क्लास चिड़ियाघर थोड़ा होता है, लेकिन कह दिया गया कि चिड़ियाघर है क्योंकि बच्चे शोर कर रहे थे, तो इसलिए कह दिया गया दिस क्लास इज ए जू। लेकिन कोई क्लास जो है चिड़ियाघर नहीं हो सकता। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, दिस क्लास इज एज ए जू, यह वर्ग या कक्षा चिड़ियाघर के समान है। लेकिन जैसे ही आप एज जोड़ते तुरंत तो क्या हो जाता, सिमिली हो जाता। वही उसमें से एज निकाल करके इस प्रकार से लिख दिया गया, तो क्या हो गया, आपका मेटाफर हो गया। अगला है एग्जाम्पल, माई टीचर इज ए एंजल। मेरे अध्यापक फरिश्ते हैं, मेरे अध्यापक देवदूत हैं। सीधे कह दिया गया, या इसको दूसरे रूप में आप क्या कर सकते थे, माई टीचर इज लाइक ए एंजल। माई टीचर इज लाइक ए एंजल। मेरे अध्यापक देवदूत के समान है या फरिश्ते के समान है। लेकिन तुरंत तो क्या हो जाता है, जैसे ही आप लाइक जोड़ते तुरंत तो क्या हो जाता, सिमिली हो जाता। तो ध्यान देंगे दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही होता है कि इसमें जो है दो विभिन्न वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है और एज लाइक सो बीच बीच में वाक्य में आते हैं, जबकि यहां मेटाफर में एज लाइक सो ये शब्द नहीं आते हैं, सीधे सीधे उस बात को कह दिया जाता है। इन दोनों का यहां देखिए स्पेशल नोट हमने लिखा है कि सिमिली माइनस
एज लाइक, यानी कि सिमिली के जो सेंटेंस है उसमें से अगर एज और लाइक आप घटा दें तो क्या मिल जाता है, मेटाफर मिल जाता है। यानी कि मेटाफर में अगर एज और लाइक जोड़ दें तो सिमिली आपको मिल जाएगा। यहां राणा प्रताप वाज ए लायन इन द बैटल, यहां देखिए राणा प्रताप वाज ए लायन इन द बैटल, इसको जो है ये मेटाफर हो गया। इसको अगर इसमें हम एज लाइक वगैरह जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, जैसे यहां देखिए राणा प्रताप फाट लाइक ए लायन इन दी बैटल, यानी कि ये सिमिली हो गया, इसमें लाइक शब्द जुड़ गया। चलिए हम जान रहे हैं कि आप लोग जो कंफर्म हो गए होंगे सिमिली और मेटाफर में, कि सिमिली और मेटाफर में क्या अंतर होता है, ये कैसे पहचानेंगे आप लोग। तीसरा है आपका एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार, हिंदी में भी आपने पढ़ा है अनुप्रास अलंकार। यहां क्या होता है कि यहां जो बीच में वर्ड वाक्य में यूज होते हैं उसमें जो शुरुआत होता है कॉन्सोनेंट से होता है, कॉन्सोनेंट साउंड, सेम कॉन्सोनेंट साउंड से जब इसमें शब्द शुरू होते हैं तो वहां ऐसे वाक्यों में अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कहा गया माय डियर, डियर इज डियर, मेरा प्यारा हिरन महंगा है, यहां भी देखिए डी कॉन्सोनेंट है, यहां भी डी कॉन्सोनेंट है और यहां भी डी कॉन्सोनेंट है। ये इस प्रकार से अगर वाक्य में वर्ड जो हो सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो तो वहां क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ये बहुत आसान है। अब चौथा है हाइपरबोली, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके या घटा करके, या तो उसको खूब बढ़ा दीजिए या तो खूब उसको घटा दीजिए। तो ऐसी स्थिति में अगर वाक्य में ऐसा भाव आपको मिले तो आप कहेंगे कि इस वाक्य में हाइपरबोली है। आराम से बोर्ड परीक्षा में लिख के आ जाएंगे बिना सोचे समझे कि हाइपरबोली है। कब, यदि वाक्य में आपको उसके अर्थ से ऐसा लगे कि इस वाक्य में बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है या तो बहुत ही घटाकर कहा गया है। जैसे आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर ए ईयर, एक बार यहां ध्यान दीजिए, आई कुड स्लीप फॉर ए ईयर, मैं 1 वर्ष तक सो सकता हूं। अब आप लोग बताइए, कोई 1 वर्ष तक सो सकता है? बहुत सोएगा, 1 दिन सोएगा, 2 दिन सोएगा, 1 वर्ष तक तो सोएगा नहीं। इस प्रकार से इसमें हाइपरबोली हो गया। मोहन इज टॉलर देन कुतुब मीनार, देखिए कितना बढ़ा दिया गया, मोहन की लंबाई कुतुब मीनार से भी बड़ी। क्या संभव है? संभव ही नहीं है। मोहन कुतुब मीनार से बड़ा तो हो ही नहीं सकता है। अगर ये पहुंच जाएगा कुतुब मीनार के पास तो उसके नींव के बराबर भी नहीं होगा मोहन, तो यहां भी बढ़ाया गया है। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, कह रहा रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदी, ध्यान देंगे खून की नदी की बात हो रही है। ऐसी नदी तो आपने कहीं देखा नहीं कि जहां खून की नदी कहीं बहती हो, तो यहां भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। जैसे हिंदी के वाक्यों में आपने सुना होगा, आपके सर लोग पढ़ाए होंगे कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शिखरी जल गई गए निशाचर भाग। यानी कि हनुमान जी की पूंछ में आग ही नहीं लगने पाई, तब तक लंका सब जल गई और जितने भी निशाचर थे, राक्षस थे, सब के सब भाग गए। तो ये सब, इन सब बातों को बढ़ा चढ़ाकर बहुत बोला गया है। जैसे एक और आप लोगों को एग्जाम्पल बता दें हिंदी में, एक आता है पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। जब सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास जाते हैं तो उस समय का ये वर्णन है। उस समय कवि लिखते हैं कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, परात में जो पानी है रखा गया है सुदामा जी का पैर धोने के लिए, भगवान कृष्ण ने उसको टच ही नहीं किया, छुआ ही नहीं, और उनके आंखों से इतना आंसू निकला, नैनन के जल से पग धोए, कि उनके आंख से इतना आंसू निकला कि उन्होंने सुदामा जी का पैर उसी से धुल दिया। परात में जो पानी रखा था, जो बर्तन में पानी रखा था, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, तो आपका जवाब आएगा हाइपरबोली होगा। आगे देखिए पर्सनिफिकेशन, 5वां नंबर है पर्सनिफिकेशन।
पर्सानिफिकेशन, मानवीकरण, इसको क्या कहेंगे? मानवीकरण कहेंगे। यानी कि अदृश्य या निर्जीव वस्तु हो, अदृश्य वस्तु हो या क्या हो, निर्जीव वस्तु हो, और उसको मानव की तरह सजीवता प्रदान कर दिया जाए, जीव जंतुओं की तरह सजीवता प्रदान कर दिया जाए, तो वहां क्या होता है? मानवीकरण होता है। जैसे यहां देखिए लिखा है एग्जाम्पल में, द फायर स्वैलोड द एंटायर फॉरेस्ट, द फायर स्वैलोड, आग निगल गई, द एंटायर फॉरेस्ट, संपूर्ण जंगल को, संपूर्ण जंगल को आग निगल गई। अब आप बताएं निगलता कौन है भाई? निगलने का काम कौन करता है? या तो पशु पक्षी करते हैं या तो मानव करता है। तो यहां फायर है, फायर का मानवीकरण कर दिया गया। फायर को जो है क्या मान लिया गया? कोई सजीव मान लिया गया, जिससे सजीव ही निकलता है। तो यहां जो है फायर को सजीव मान लिया गया, यानी कि इसका मानवीकरण किया गया, इसलिए यहां क्या हो गया? पर्सनिफिकेशन हो गया। यहां ध्यान देंगे दूसरा एग्जांपल, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, कह रहे कि अवसर नॉक्स खटखटाती है एट द डोर, दरवाजे को, बट वंस, लेकिन एक बार, कह रहे कि भाग्य एक बार या अवसर एक बार क्या करती है? सभी लोगों के दरवाजों को खटखटाती है। तो अब आप बताइए, किसी ने अवसर को देखा नहीं, अदृश्य चीज है, खटखटाता कौन है? कोई सजीव ही खटखटाएगा दरवाजे को। तो यहां अपॉर्चुनिटी का मानवीकरण कर दिया गया, तो यहां क्या हो गया? पर्सनिफिकेशन हो गया। एंजाइटी सिटिंग ऑन हर फेस, एंजाइटी सिटिंग ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चिंता बैठी हुई है या वह चिंताग्रस्त है। तो अब ध्यान देंगे, बैठने का काम कौन करता है? कोई सजीव का काम है। एंजाइटी जिसको आपने देखा नहीं, केवल अनुभव किया है, इसको सजीवता प्रदान कर दी गई, सजीव मान लिया गया कि किसी के चेहरे पे जाकर के कोई बैठा है। तो यहां भी क्या हो गया? पर्सनिफिकेशन हो गया। यहां ध्यान देंगे, छठवां है, सबसे सरल है, बहुत इजी है, इसको आप वैसे ही जान जाएंगे, ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभास। एक ही वस्तु में दो विरोधी गुण का वर्णन, एक ही वस्तु में दो विरोधी गुण का वर्णन। जैसे यहां लिखा है एग्जांपल, यू हैव द ओरिजिनल कॉपीज, ओरिजिनल भी और कॉपीज भी। कॉपीज मीन्स आप लोग जानते होंगे प्रतिलिपि या फोटो कॉपी कहते हैं, ओरिजिनल मीन्स असली। कह रहे हैं कि यू हैव द ओरिजिनल कॉपीज, तुम रखे हो क्या ओरिजिनल कॉपीज? ओरिजिनल कॉपीज मीन्स बताइए, ओरिजिनल कॉपीज मीन्स क्या होगा? ओरिजिनल मीन्स अभी हमने बताया है, ओरिजिनल मीन्स क्या बताए हैं, और कॉपी मीन्स प्रतिलिपि, जब आप फोटो कॉपी कराने जाते हैं, प्रतिलिपि। ओरिजिनल मीन्स असली, असली प्रतिलिपि। कहने का अर्थ इसका था, जिसने पूछा यू हैव दी ओरिजिनल, जिसने कहा उसका असली मकसद यही था कि तुमने असली रखा है कॉपी। लेकिन यहां आप देखेंगे अंग्रेजी का वाक्य जो यूज हुआ है, उसमें पहले ओरिजिनल और फिर कॉपीज, दोनों अंग्रेजी में एक दूसरे के अपोजिट है। यानी कि ऑक्सीमोरॉन में एक ही वस्तु के में दो विरोधी गुणों को देखा जाएगा। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो समझ लीजिए वहां ऑक्सीमोरॉन है। द कॉमेडियन वाज सीरियसली फनी, जो कॉमेडियन था वो कैसा था? सीरियस भी था और फनी भी। ये तो संभव नहीं है कि कोई गंभीर भी हो और मजाक भी करने वाला हो, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन यहां जैसे ही कहा गया कि द कॉमेडियन वाज सीरियसली फनी, तो ये दोनों वाक्य सीरियसली और फनी एक दूसरे के अपोजिट है, विरोधाभास हैं। तो यहां क्या हो गया? ऑक्सीमोरॉन हो गया। जैसे और कह दिया जाए आपसे, इट इज एन ओपन सेक्रेट, इट इज एन ओपन सेक्रेट, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, इट इज एन ओपन सेक्रेट। ध्यान देंगे, यह खुला रहस्य है, यह खुला रहस्य है। इसका क्या मतलब हुआ? खुला भी है और रहस्य भी है, दोनों
अपोजिट है। जो खुला रहेगा तो वो रहस्य कहां रह जाएगा भाई? जिसको सब लोग जान लेंगे तो छुपा हुआ कहां रह जाएगा? तो यहां भी क्या है? विरोधाभास है। आपसे कह दिया जाए कि आप खर्च करके पैसा कमाइए, खर्च करके पैसा बचाइए। अब दो चीज हो गया, खर्च भी करना है, पैसा भी बचाना है, तो यहां भी विरोधाभास हो गया। तो क्या हो गया? ऑक्सीमोरॉन हो गया। आई वाज दी वाइजेस्ट फूल कह दिया जाए, आई वाज दी वाइजेस्ट फूल, FOOL। ध्यान देंगे, वाइजेस्ट भी और फूल भी। मैं बुद्धिमान मूर्ख था। भाई जो बुद्धिमान होगा तो मूर्ख थोड़ा होगा। तो यहां भी क्या हो गया? ऑक्सीमोरॉन हो गया, विरोधाभास हो गया। आगे देखिए, फिर अगला है आपका एपास्ट्रॉफी। एपास्ट्रॉफी ये तो सबसे सरल है भाई, ये तो बिल्कुल इजीएस्ट है। इसमें क्या होता है? संबोधन का चिन्ह जब भी कहीं आएगा तो संबोधन का चिन्ह लगा होगा, और जैसे ही आप संबोधन का चिन्ह देखेंगे सेंटेंस में, तुरंत कहेंगे, अगर पूछा जाए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, आप तुरंत कहेंगे एपास्ट्रॉफी है। कौन सा है? एपास्ट्रॉफी है। जैसे एग्जांपल में यहां लिखा गया है, ओ डेथ, यहां विस्मयादिबोधक का चिन्ह है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, कम सून। यहां देखिए, इस चिन्ह को ही देख करके आप जान जाएंगे कि एपास्ट्रॉफी है। आइए 8वां नंबर देखते हैं। ये होता है सबसे सरल, इसमें इजीएस्ट से भी इजीएस्ट है, आनोमेटोपोइया। याद करने के लिए मैं इस तरीके से बोल रहा हूं, आराम से याद हो जाएगा इसकी स्पेलिंग, जिसका अर्थ होता है ध्वनि सूचक। अगर आपको वाक्य में पशु पक्षियों, जानवरों, वस्तुओं की आवाजों का अगर आभास हो तो तुरंत आप क्या कर देंगे? कौन सा अलंकार? आनोमेटोपोइया। जैसे द कैट्स म्यू, द कैट्स म्यू, यानी कि बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। इस प्रकार से आवाज अगर कहीं से आ जाए, ग्रंट, ध्यान दीजिएगा, ग्रंट आवाज है, किसकी है? हाग की है, शुगर की आवाज है। इस प्रकार से अगर किसी पक्षी, जानवर, वस्तु की आवाज का बोध हो तो समझ लीजिए वहां कौन सा अलंकार है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप तुरंत बताएंगे आनोमेटोपोइया। इस प्रकार से आप लोगों को हम आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। जहां नहीं समझ में आए आप लोग कमेंट करिएगा, हमको बताइएगा कि सर ये नहीं समझ में आया, फिर उस पर भी एक वीडियो बना करके आपको देंगे। और आप लोग इस जो है वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक भी करेंगे, बेल आइकन बटन भी दबाएंगे। अपने साथियों को जो है आप इसको ट्रांसफर भी करेंगे ताकि उन तक वीडियो पहुंचे और वो भी उसका लाभ उठाएं। तो बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।